Hello friends, welcome to the NEJs. Today we are going to discuss the geography of Mesopotamia. In the previous video we have discussed the beginning of city life in Mesopotamia. We also discussed about the replacement of languages in the area which lies between the rivers, two rivers. One is Tigris, second is Euphrates. And this area in fact is named as Mesopotamia. Present day this region is known as southern Iraq. Today we are going to discuss the geography of Mesopotamia. उसकी geography है क्या, क्या लोकेशन है उसकी, क्या वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर कब से शुरू हुआ, and in fact what is the subsistence pattern of Mesopotamia. Now let's start. You know, Mesopotamia is the land of diverse environment. We can say also Iraq is the land of diverse environment. If we will talk about the northern eastern of Iraq, it is green. Means there is a lot of vegetation. Undulating plains are there. जैसे आप फिर आगे ऊपर जाते जा रहे हैं, अपर रीजस में जा रहे हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्स में, वहाँ पे आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी जो बिल्कुल सरसब्ज है. कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, वाइल्ड फ्लावर्स भी हैं, और वहाँ पे बहुत सारा जो है रेनफॉल होता है. Right? So here the agriculture practice was started around 7000 to 6000 BCE. Now if I will talk about the northern Iraq, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रास लैंड्स हैं जिनको स्टेपी कहा जाता है या स्टेप कहा जाता है. Here the एनिमल हर्डिंग, मतलब जानवरों को चराना, इट इज़ अ मैन ऑक्यूपेशन. सो दिस एनिमल और द लाइव स्टॉक, it is one of the basic, or we can say the backbone of their economy. This rearing of livestock offers the people a better livelihood as compared to agriculture. तो क्या होता है यहाँ पे, सर्दियों में इस एरिया में जब बारिश होती है, बहुत सारा बारिश होता है इसमें, और जैसे फिर स्प्रिंग आना शुरू हो जाता है तो ओबियसली ये तो ग्रास जो है वो ग्रो होना शुरू कर देती है. या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस एरिया में, स्टेपी में, गर्मियों में लोग अपने जानवरों को लेकर जाते हैं चरने के लिए, और सर्दियों में वो लोग वापस आ जाते हैं. तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं, इन दिस एरिया the main occupation of the people of Mesopotamia or the northern Iraq is and was both heavy or thabi, the animal rearing of livestock. Now coming to the east. In east we have already discussed it. There is the river which is named as Tigris. And this Tigris provides the routes of communication to the mountains. कहने का मतलब ये है कि ये जो नदी है
ईस्ट में जो ये नदी है जिसका नाम टाइग्रिस है, it is a source of mode of communication into the mountains of Iran. So now coming to the southern part, southern part जो है इराक का, it is desert, but still people were living there, and in fact in present day they are also living there. Now you can ask the question, sir रहते हो ये तो desert है और desert में कैसे लोग रहेंगे? Look guys, these two rivers, Euphrates and Tigris, ये अपर रेंज से आती हैं और ये डिजर्ट से होके चली जाती हैं। और ये तो कॉमन सेंस है कि जहां पर भी वाटर अवेलेबल होता है, वायर एवर यू विल फाइंड द वाटर, यू विल फाइंड द ह्यूमन सिविलाइजेशन ओवर देयर। टेक एग्जांपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको उसकी साइट्स आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ जहाँ पर वाटर सोर्स अवेलेबल था। इवन आज भी अगर हम जाएंगे, हम कहीं उस जगह तो नहीं जाएंगे रहने के लिए जहाँ पे पानी का कोई साधन ना हो। सपोज हमें भी एग्जांपल देते हैं आपको कि जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है जैसलमेर, और वहाँ पे थार डेजर्ट है, और थार डेजर्ट में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेत ही रेत है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। खाने के बगैर तो इंसान फिर भी 7-8 दिन जी सकता है, लेकिन पानी के बगैर इंसान 3 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकता, वो भी इतनी गर्मी में। सो द क्वेश्चन इज, ये जो साउदर्न पार्ट है इराक का, ये डिजर्ट है, उसके बाद भी यहाँ पे लोग रहते थे। द रीजन वाज द रिवर्स। ये जो रिवर है, इट सपोर्ट्स द subsistence pattern, or we can say the lives of the people in the desert. ये दोनों रिवर्स जो है, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स, they rise in the mountains. They originate in the mountains which lies in the north of Iraq. और ये क्या करते हैं तो आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको शायद क्लास 9th में भी ये चीज़ पढ़ाई है कि जब रिवर ऊपर से यहाँ पे ऑरिजिनेट होती है तो या ग्लेशियर कोई भी चीज़ मेल्ट हो जाता है इधर, वो पानी सीधा नीचे आ जाता है। समझ में आया? और यहाँ पे पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पानी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड रहता है तो आगे पीछे जितने भी चीज़ें इसके कांटेक्ट में आएगी, whether it is soil or we can say stones, right? And this water will take it with itself, ये इसको अपने साथ बहा के लेकर जाएगा। And when it reaches to the point where the speed becomes normal, or we can say slow, these sediments or this material gets settled down where? Near the mouth of the river. और इसीलिए आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि भाई जब भी रिवर सी की ओर पहुंचता है या माउथ के पास पहुंच जाता है, वहाँ पे अक्सर डेल्टा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिवर पानी की स्पीड बहुत कम हो जाती है और जितना भी ऊपर से मटेरियल आता है that gets settled down over there and it creates the hurdle for the water to move on. तो यही केस यहाँ पर हुआ था। यहाँ पे ऐसा हुआ कि ऊपर से जब पानी आता था तो वो डिजर्ट में पहुंच जाता था, एंड डिजर्ट इज ए प्लेस विच इज टोटली स्टेबल, देयर आर नो अप क्रस्ट एंड ट्रफ्स, ये सीटेबल है, सिंपल है। यहाँ पे पानी का जो है जो बोल सकते हैं हम स्पीड है वो कम हो जाती है, एंड सेडिमेंटेशन टेक्स प्लेस, एंड दिस सेडिमेंट्स विच आर फर्टाइल, वो फर्टाइल होता है क्योंकि उनका सोर्स बहुत डिफरेंट रॉक से होता है उस सेडिमेंट्स का। सो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज one of the fertile region of the Iraq. The reason is only rivers, and this is the place where the agriculture was started and where the Mesopotamia, we can say,
city was established once upon a time. So, when this river evaporates, it enters the desert. As I told you, the sedimentation takes place, on the mouth of a river, and which creates a problem for the water to move on its direction. Then what happened? जैसे मटेरियल बीच में जमा हो गया तो पानी जो है वो बिखर जाता है, डिफरेंट चैनल्स में चले जाता है. दैट्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरीज इन जियोग्राफी. Remember one thing, distributes and tributaries are totally different. Tributaries are the small streams from where the river collects the water, and distributes are the streams which lies at the mouth of the river, and there the water gets distributed between these distributaries. सो कहने का मतलब ये है कि जब डिजर्ट में पहुंच जाता है तो वहाँ पे ये जो वाटर जो है ये डिवाइड हो जाता है. किसका वाटर? एप्यूरेट्स का वाटर. द वाटर ऑफ द एप्यूरेट्स इज डिवाइड इनटू द डिस्ट्रीब्यूटरीज. These distributaries act as we can say, modern irrigation canals for the civilization of Mesopotamia. And sometimes, due to the floods, these distributaries, what they did, they settle down the sediments along the banks, right? So we can say, and they also act, as I told you, they also act as modern canals which are used or which are using by us for pouring the water into the agriculture fields. Of all ancient times, if I will talk about, of all ancient times, that of Roman Empire, it was the agriculture of Mesopotamia that was most productive, though the region did not had the sufficient rainfall to grow. As I told you, डिजर्ट में कहाँ रेनफॉल होता है? अगर वहाँ पे रेनफॉल होता भी है तो फिर बेटा तो वो डिजर्ट रहेगा ही नहीं. कहाँ रहेगा डिजर्ट? अगर वहाँ पे रेनफॉल होता तो फिर वो डिजर्ट ही नहीं रहता, फिर तो वहाँ पे वेजिटेशन होता. अब किताब में यही कहा जाता है कि भाई ये जो यूफ्रेट्स जो है, ये रिवर जब भी ये डिजर्ट में पहुंच जाता है, इसका पानी जो है वो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूट्स में डिवाइड हो जाता है. और ये जो डिस्ट्रीब्यूट्स है, they act as a flood channels as well as a irrigation canals throughout the Roman Empire में भी और मेसोपोटामिया में भी. समझ में आया? डिजर्ट होने के बावजूद भी, despite of desert, this Mesopotamia was one of the prosperous city. It was one of the richest, or we can say self-sufficient city in the ancient world or in Iraq, because of the productive agriculture. वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव होता था, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, इसलिए द पीपल दे वर सेल्फ सफिशिएंट. दूसरी चीज, ये तो एक पार्ट मैंने आपको कहा. दूसरा पार्ट, बिफोर this I also told you that in the northern east area, there was agriculture. In the north there are the steppes, जो grasslands है. और ये जो नॉर्दर्न इराक है, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं करते, लेकिन यहाँ पे लोग जानवर पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, क्योंकि स्टेपीज आर एक्चुअली नेम, दिस इज अ नेम गिवन टू द ग्रासलैंड्स. वहाँ पे ह्यूज ग्रासलैंड्स है, तो यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर तो करते नहीं है. सो कुल मिला के हम ये बात ये बोल सकते हैं
कि द subsistence pattern are the livelihoods of the Iraq or the Mesopotamia. They were dependent on two things. One is agriculture, and second is, we can say, the rearing of the grazing of this livelihoods. Sorry, this one, sheeps and goats. Right? So this rearing of animals, it was and it is the source of different food products like meat, like wool, milk, butter. These are the things which which came from this animal husbandry industry. Apart from this, फिशेस वेर आल्सो अवेलेबल, क्योंकि जब वाटर था तो फिश भी अवेलेबल ही होगा। और दूसरी चीज़, ये जो सदर्न इराक है, या इराक की अगर हम बात करेंगे, ईरान, इराक, ये सारा मिडल ईस्ट जो है, अगर इसकी बात करेंगे, इट्स एनवायरनमेंट इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ डेट्स. So dates were also, we can say, one of the content in their food. So इसी के साथ ये टॉपिक जो है एक ख़त्म हो गया है, लेकिन एक बार उसको फिर रिवाइंड कर लेते हैं. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इसकी जियोग्राफी के बारे में, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ठीक है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है. दोबारा मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में बेटा पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है, और नॉर्थ ईस्ट में ही एग्रीकल्चर शुरू हुआ था. ये पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट इसमें ये आएगा, अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे, खाली नॉर्थ, अभी तो नॉर्थ ईस्ट बोला मैंने, लेकिन अब नॉर्थ की बात करेंगे. नॉर्थ में जो है वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ग्रास लैंड्स हैं जिनको स्टेपीज कहा जाता है. वहाँ पे लोगों का जो मेन जो ऑक्यूपेशन है वो है जानवरों को पालना, और उससे उनको दूध, घी, बटर, वूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको मिलती है. उसके बाद अगर हम बात करेंगे ईस्ट की, ईस्ट में रिवर्स है जिसको हम टाइग्रिस बोलते हैं, और ये जो है, ये जो रिवर है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द पीपल ऑफ ईरान टू द माउंटेन्स. मतलब इस रिवर से लोग जाते हैं, चाहे वो बोट से जाएं या कैसे भी जाएं, जाते हैं कहाँ, माउंटेन्स में. अगर हम साउथ की बात करेंगे, वहाँ पे लोग डिज़र्ट, वहाँ पे डिज़र्ट है, और वहाँ पर भी लोग एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे लोग इसलिए एग्रीकल्चर करते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल है, और यहाँ की जो सॉइल है वो भी फर्टाइल है. क्योंकि जो ऊपर से रिवर आती हैं नॉर्थ से, यूफ्रेट्स और ये टाइग्रिस रिवर जो भी आती हैं ऊपर से, वो अपने साथ सिल्ट लेकर आते हैं, या हम बोल सकते हैं फाइन मड लेकर आते हैं अपने साथ, और उसको सेटल डाउन करते हैं डिज़र्ट में. और इसीलिए फर्टाइल सॉइल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के कारण वहाँ पे जो है ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है. और लास्ट में ये मैंने बता दिया कि भाई उनके फूड के बारे में, उनके फूड में क्या क्या होता है. बेटा एग्रीकल्चर तो है ही, रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी तो है ही, लेकिन फ़िश भी वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि जहाँ पे वाटर है वहाँ पे तो फ़िश अवेलेबल होगा ही. फोर्थ वन मैंने ये भी कहा आपको कि भाई वहाँ पे वहाँ पे जो क्लाइमेट है, वहाँ का क्लाइमेट जो है, इस एरिया का, अगर हम वेस्ट एशिया की बात करेंगे, जैसे ईरान, इराक या मिडल ईस्ट की बात करेंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट जो है, इट सपोर्ट्स द ग्रोइंग कल्टीवेशन ऑफ डेट्स एंड पाम्स, ठीक है बेटा. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है. और कोई भी डाउट हो मुझे बोल दीजिए. अच्छा, ये बात ही मुझे बताइएगा कि ज़रूर कमेंट्स में लिखकर, नहीं तो मेल कर दीजिएगा, नहीं तो आप स्कूल में इन्फॉर्म कर दीजिएगा आपको हिंदी में अच्छा लग रहा है या इंग्लिश में अच्छा लग रहा है. देखो बेटा, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको अंडरस्टैंड होता है, आपसे अंडरस्टैंडिंग, जो भी जिस लैंग्वेज में आप अंडरस्टैंड करते हो,
वो हमें प्लीज़ बता दीजिएगा, उसी हिसाब से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे, आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो वो आप मेरी भी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और आपका भी जो है मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप जिस लैंग्वेज में भी समझना चाहते हो, गुजराती मुझे नहीं आती, बाकी कुछ भी ठीक, बाकी चलेगा, पंजाबी, डोगरी, पश्तो चलेगा, उर्दू चलेगा, हिंदी चलेगा, संस्कृत चलेगी, ठीक, ये सारी चीज़ें चलेंगी, इंग्लिश चलेगा, ठीक है। जिसमें भी आपको समझ में आता है तो हमें बता दीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।